अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ़िट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं अपनी हर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, सब प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं और बिना किसी इरिटेशन, बिना किसी प्रॉब्लम के। और हमारा मकसद भी यही है, इस शो का मकसद यही है ताकि आप रहें फ़िट और हिट और अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी लाइफ को प्रॉपरली इंजॉय कर सकें और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, ना कि हॉस्पिटल्स में और ना कि किसी क्लिनिक में परेशान हाल अपना टाइम स्पेंड कर रहे हों। तो इसी नियत और एक अच्छे मैसेज के साथ मैं चाहूँगी कि आज हम बात करें हेमरॉइड्स पर, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पेनफुल कंडीशन है। यानी ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग का काम करते हैं, यानी बहुत लंबे आवर्स तक जिनकी सिटिंग होती है और ऑफिस बेस्ड जॉब होती है, स्पेशली ड्राइवर्स जो होते हैं, वो इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा सिवियरिटी के साथ यानी फ़ील कर रहे होते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इस वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। यानी कहा जाता है कि कब्ज़ जो है वो बीमारियों की माँ है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कब्ज़ ही एक वजह है, यानी कब्ज़ भी एक वजह है इस प्रॉब्लम की। सो और क्या-क्या वजूहात हैं और इसको ट्रीट किस तरह से किया जाए, इससे बचा किस तरह से जाए, ग़िज़ा में क्या इस्तेमाल करें जिससे यानी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, इस प्रॉब्लम से बच सकें। और इसके अलावा अगर सर्जरी की नीड होती है, अगर डॉक्टर सर्जरी का कहते हैं, तो सर्जरी में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या उसको हील होने में, ट्रीट होने में कितना टाइम लगता है, क्योर होने में कितना टाइम लगता है। तो इन तमाम चीज़ों पर ही आज हम बात करेंगे, तो मिस मत कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा आज के एपिसोड, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारिया उस्मानी, प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारिया उस्मानी, जो कि जनरल ब्रेस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास, जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को पेनफुल कंडीशन से पेनलेस कंडीशन में ला चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में ये आपको मिल सकती हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मौजूद होती हैं BHO क्लिनिक में और OMI हॉस्पिटल में। सो अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ आज हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि फिशर हेमरॉइड और इसकी क्या डिटेल्स हैं और इनकी क्या इंसाइट्स हैं और इनका क्या तजुर्बा है। सो आइए मिलते हैं अपनी गेस्ट से, डॉक्टर फ़ारिया से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, और थैंक यू सो मच, इतनी गर्मी में आप हमारे लिए टाइम निकाल कर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत और शुक्रिया सबसे पहले बुलाने तो का। आपका इंट्रो जो है, यानी कि आप इतने सालों से 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है सर्जरीज़ में, तो ज़्यादातर केसेस आपके पास किस तरह के आते हैं? थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट नहीं, देखें, बीइंग अ फीमेल ज़्यादातर जो है ख़वातीन मुझसे ज़्यादा रुजू करती हैं। वैसे मेल्स भी आते हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए मेल्स या फीमेल्स कोई बात नहीं होती। बहुत से कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि होते हैं, जैसे ब्रेस्ट सर्जरी से मुताल्लिक़ या ब्रेस्ट लम्प से मुताल्लिक़ आते हैं, पित्ते में पथरी, हर्निया और हेमरॉइड्स, बवासीर, फिशर, फिस्टुला या पेरिएनल एब्सेस, मतलब इस तरह की जो हैं ज़्यादा आते हैं। थायराइड के आते हैं, लेकिन इन चीज़ों के ज़्यादा कॉमन है। बाकी तो जो सर्जिकल इश्यूज़ है, कहीं पे भी बॉडी में लम्प्स एंड बम्प्स हैं, लाइपोमा है, वो ज़ाहिर है सब आते हैं आखिर में सर्जन के पास से। ओके, ऑब्वियसली फिर लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि सर्जरी करके इसको रिमूव कर दिया जाए। सो आज क्योंकि हम मेनली इस टॉपिक पे बात करेंगे, एनल फिशर के बारे में बात करेंगे, हेमरॉइड्स की बात करेंगे, तो बेसिकली मैं चाहूँगी एक छोटा सा इंट्रो, छोटी सी अवेयरनेस दे दी जाए कि दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है और होते क्या हैं दोनों। देखें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, और लोग जो है ना अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि फिशर को भी कहते हैं कि बवासीर है, हेमरॉइड्स है, और हेमरॉइड्स को भी कहते हैं फिशर है। फिशर बल्कि अब कुछ लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करने लगे हैं, अदरवाइज तो फिशर वो लोग यूज़ ही नहीं करते थे। हेमरॉइड्स, पाइल्स या मोखे या इसको मस्से, ये सब जो हैं वो एक ही चीज़ के नाम है, जिसे हम हेमरॉइड्स कहते हैं। ये एक जो हमारा रेक्टम है, एनल एरिया है, वहाँ पे 3 वीनस कुशंस होते हैं, यानी ब्लड सप्लाई वीनस होती है, जिसमें जब अगर इंसान को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ होता है, तो ये इस पर प्रेशर कांस्टेंट पड़ता है और इससे ये आउट बल्ज करते हैं। उसकी फिर डिग्रीज होती हैं कि जैसे कि अगर सिर्फ अंदर है तो वो फर्स्ट डिग्री है, अंदर है और बाहर आता है
तो और फिर खुद ही अंदर चला जाता है, वो सेकेंड डिग्री है। कांस्टेंट खुद ही बाहर अंदर जाता है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जैसे कि अगर एक पेशेंट है, वो जब वॉशरूम जाता है पॉटी पास करने, तो उस वक्त उसे महसूस होता है कि कोई एक छोटा सा गोश्त बाहर आ रहा है। ओके। लेकिन जब वो पास कर चुका होता है और वॉश करता है, तो वो कहता है कि उसको लगता है कि वो खुद ही अंदर चले गए। ओके। तो इसको कहते हैं कि खुद ही से अंदर चले जाना आता है, यानी कि उसको अपने हाथ से या फिंगर से या किसी से डाल के अंदर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली रिग्रेस हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। ये सेकेंड डिग्री होता है। थर्ड डिग्री में, थर्ड एंड फोर्थ में ये होता है कि वो हमेशा ही बाहर रहते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। ओके। और एक होता है थ्रोम्बोस्ड पाइल्स, यानी कि उसके अंदर ब्लड क्लॉट फंस जाता है और बाहर होता है, वो थर्ड से फोर्थ डिग्री में ही पाया जाता है, और उसके अंदर बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, अचानक से होता है, ब्लूइश पर्पल कलर का हो जाता है। ओके। और ये डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, लाइक 3, 7 एंड 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे। हम क्यों कहते हैं कि 3, 7 एंड 11 ओ क्लॉक पोजीशन पे होते हैं? बिकॉज हेमरॉइड्स उन्हीं जगहों पे होते हैं जहाँ पे ये वीनस प्लेक्सस होते हैं, वीनस कुशंस होते हैं। तो इस लिहाज से होती है। और हमारे लिहाज से जो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, उस तरफ जो होता है वो 12 ओ क्लॉक होता है और नीचे 6 ओ क्लॉक होता है। बाकी जैसे क्लॉक बनती है 3 एंड जी, वो इस तरह से हो जाता है। इसमें प्राइमरी भी होते हैं, यानी सिर्फ ये बेसिक होते हैं। सेकेंडरी हेमरॉइड्स होते हैं कि इनके बाद भी और इनकी वजह से हो जाते हैं, या ड्यू टू सम अदर मल्टीपल हो जाते हैं, या समटाइम्स ड्यू टू सम अदर डिजीज भी हो सकते हैं। सम अदर डिजीज में कौन से हो सकते हैं कि ठीक है कि वो हेमरॉइड्स तो उस वजह से हैं, लेकिन किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर है, ओके, तो उसमें जो है ना ये डायलेटेड वेन्स होती हैं, उसकी वजह से होता है। कुछ लोगों को जो है, आप क्या समझती हैं कि मेन रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं कि ये प्रॉब्लम इनिशिएट सबसे मेन जो कॉज है हेमरॉइड्स का, वो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज होना, हार्ड स्टूल होना। ओके। अब ये इसमें अगर कोई इंसान अपनी बाउल केयर करता है तो उसे हेमरॉइड्स नहीं हो सकते। ओके। एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे बताती चलूँ, फिर मैं आगे बताऊंगी कि स्टेज वाइज इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। और लेकिन सिर्फ एक फ़र्क कर दूँ कि ये हमेशा पेनलेस होते हैं, और फिशर जो होता है वो पेनफुल होता है, दर्द होता है। जो बेसिक फ़र्क उनमें ये है। हाँ, और दूसरा फ़र्क ये है कि फिशर ये होता है कि प्रेशर पड़ने की वजह से वो वहाँ पे कट लग जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है और वो एरिया थोड़ा सा नैरो हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट स्टूल पास होता है, चाहे वो नॉर्मल हो, हार्ड ना हो, तो भी पेनफुल हो जाता है पेशेंट के लिए। लेकिन वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से नहीं होता, कोई भी चीज़ उसे इरिटेट करे, लाइक डायरिया, किसी को प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है तो भी फिशर हो सकता है। कोई कहे कि मुझे तो कभी कब्ज होता ही नहीं है। अब कुछ डिजीजेस ऐसी हैं कि उनमें जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है या IBS का है कि उसे फ्रीक्वेंट स्टूल पास करता है, यानी कि आपका निज़ाम सही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हाँ, दूसरा फिशर और का ये होता है कि आप मोस्टली देखिएगा कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ना, ख़वातीन को फिशर बहुत कॉमन है। ओके। क्योंकि इन सब की अगर आप वजह देखें ना, तो इन सब की जो बेसिक आम फहम या आम इंसान के लिए जो वजह है वो है कब्ज़ का होना, हार्ड स्टूल होना। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग खुद काबू पा नहीं सकते, हम पा सकते हैं। ओके। हमारे ये होता है कि हम पानी कम पीते हैं, अच्छा ठीक है अभी थोड़ी देर में पियेंगे, अच्छा सही है, जब प्यास लगेगी, दिल नहीं चाह रहा। इस वेदर में, इस गर्मी में आप ये देखें कि पानी की कितनी ज़रूरत है। ऑब्वियसली बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पसीना निकल रहा है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, तो वो वैसे ही लॉस तो हो रहा है, पानी कम लेते हैं। फिर हमारे यहाँ ना हम लोगों ने बहुत आर्टिफिशियल डाइट्स पे जाने लगे, हाई रफेज डाइट को हमने छोड़ दिया है। आप ये वाली चीज़ आजकल जितनी कॉमन है कि हर OPD में कम से कम मेरे 8 से 10 पेशेंट हेमरॉइड्स के होते हैं। ओह गॉड। तो क्यों पहले नहीं होता था? पहले इसलिए कि लोग जो है नेचुरल डाइट पे, फाइबर डाइट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, फल सलाद ज़्यादा खाते थे, या घर की बनी अशिया ज़्यादा खाते थे। आजकल लोग जो हैं, एक तो फास्ट फूड बहुत ले रहे होते हैं, दूसरे आर्टिफिशियल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है।
थर्ड ये कि उनकी ना जो जिस तरह के कहते हैं ना रिदम ऑफ द लाइफ, सोने जागने का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब्ड है। तो आप एक तरह से अपनी बाउल को, इंटेस्टाइन को जो है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे, उतने आवर्स रेस्ट नहीं दे रहे कि वो हाई रफिश डाइट बनाए और इजीली पैस हो। कभी भी जो है, कभी कोई दिन में सो रहा है, कोई पूरी रात जाग रहा है, तो वो एक इर्रेगुलर। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि रात के खाने यानी रात का खाना जल्दी खाएं, एटलीस्ट 4 घंटे पहले, सोने से 4 घंटे पहले खा लें ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, सो दैट जब आप सो रहे हैं तो आपका जो यानी जो आपकी डेली लाइफ में यानी डेली रूटीन में जो जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं बॉडी में, तो वो रिपेयर हो सके। तो हम तो ये टाइम ही नहीं देते कि हमारी बॉडी रिपेयर हो। हाँ, तो क्या ये रीज़न भी है इस चीज़ को ट्रिगर करने का? बिल्कुल है। ये जैसे मैंने कहा ना कि हमारे सोने जागने के आवर्स वो हो गए हैं, हम जब जाग रहे होते हैं तो सब बिंज ईटिंग कर रहे होते हैं, सब जो है ना कोई डिलीवरी करा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा होता है, रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे सब ले रहे होते हैं, खाते ही फिर सब सो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी नहीं होती हैं। अब हेमरॉइड्स का जैसे मैंने आपको उधर स्टेजेस बताए थे जी, स्टेजेस आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी होता है? एक सिम्टम होता है, एक बहुत कॉमन चीज़ है लोगों के जहन में कि जी मुझे तो खूनी बवासीर नहीं है, बादी बवासीर। जी, खूनी और बादी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखें, जो बवासीर जैसे मैंने कहा ना, वीनस कुशन्स की डायलिटेशन है, जब वो बहुत ज़्यादा होगी और वो एक तरह से छिल जाएगा तो वो ब्लीड कर जाएगा। और अगर नहीं हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं ब्लीडिंग हुई है, बट ये कि कभी कभी सिर्फ इस तरह से होता है, ब्लड के कतरे टपकते हैं और कभी इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि लाइक के पूरा जो पैन होता है वो पूरा फुल होता है ब्लड से, और पेशेंट जो है कोलैप्स कर जाता है, इतना ब्लड लॉस होता है। मगर ना लोग उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को कभी भी सबमिट करने से बहुत रिलक्टेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। उसकी वजह एक तो ये कि जैसे फर्स्ट डिग्री पे होते ही फ़ौरन आ जाए। आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि एक ब्लड का स्पॉट आया, ये एक अलार्मिंग साइन है, आप दिखा दें। एक तो ये कि सबसे पहले जो भी डॉक्टर जिसको दिखाएंगे वो प्रोक्टोस्कोपी या जो जैसी नीड होगी कि अगर हेमरॉइड्स हैं तो हेमरॉइड्स के लिए, लेकिन अगर किसी और वजह से उनको ब्लीडिंग हुई है तो वो भी चेक कर लेंगे। उसमें जो डेंटेट लाइन होती है हमारी, अंदर एक फाइबर्स की एक लाइन होती है समझें, उसके ऊपर हम एक इंजेक्शन लगाते हैं 5% फिनोलिन एलमंड ऑयल का, उसे हम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। तो ये उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि ये जो अभी एनगॉर्ज होना शुरू हुआ होता है ना, यानी प्रोमिनेंट हो रहा है वीनस कुशन जो मैं कह रही हूँ, वो वहीं पे बेस पे जो है ना हमने उसको स्क्लोजेंट दिया तो वो श्रिंक हो जाएगा, वो वहीं पे वापस चला जाएगा। सही। लेकिन सिर्फ ये इंजेक्शन नहीं, इसके साथ जो है ना वही वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना, हाई फाइबर डाइट, बाउल केयर के कॉन्स्टिपेटेड ना, यानी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए। ओके। बहुत ज़्यादा बीफ या इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद सेकंड डिग्री में होता है कि आप बैंड लगा सकते हैं, एक गन आती है स्पेशलाइज्ड, उससे हम बैंडिंग कर सकते हैं। बैंडिंग से ये होता है कि छोटा सा बिल्कुल रबर बैंड लाइक होता है कि हमने उसकी वहाँ से ब्लड सप्लाई स्टॉप कर दी। सबका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है, उसको जो है ना जाहिर है उसकी डिग्री के अकॉर्डिंगली हमने उसको ट्रीट करना है। अब अगर हम सेकेंड डिग्री पे इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी करेंगे तो वो उतना असर नहीं करेंगे। तो अब आपने बैंड लगा दिया, बैंड से भी ब्लड सप्लाई रुक गई, आगे का जितना भी हेमरॉइड्स है वो श्रिवल्ड ऑफ हो गया। सही। स्टेज 3 और 4 के लिए सर्जरी है। अच्छा, आपने पहले भी जिक्र किया, तो 3 और 4 को साथ में ऑलमोस्ट 3 और 4 जो हैं वो होते हैं कि वो कम्प्लीटली प्रोलैप्स्ड है, बाहर है। थर्ड डिग्री में ये है कि ठीक है कि वो इतना नहीं है होता फील, और कभी कुछ पेशेंट्स अपने हाथ से इंसाइट करने की कोशिश करते हैं बट जो कि होती नहीं है। और फोर्थ डिग्री में भी यही होता है और थर्ड में भी होता है कि कम्प्लीटली प्रोलैप्स्ड होते हैं। फोर्थ डिग्री में ज़्यादा चांस होता है थ्रोम्बोस्पाइल बनने का। ओके। बट इसलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों का ट्रीटमेंट ऑप्शन इज़ द सेम। ओके। इसके लिए हम ओपन हेमरॉइडेक्टमी करते हैं, स्टेपलर गन डिवाइस है। अब जो है हम एक
लेज़र थेरेपी भी करने लगे हैं, बट मेन प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यानी सबसे ज़्यादा जिस पे रिस्क कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो वो कौन सा ओपन प्रोसीजर? सर्जरी ओपन ओके, सर्जरी। सही। और ये भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि एक बार सर्जरी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो सबसे पहले तो लोग डरते हैं कि सर्जरी नहीं करवानी है, अब पता नहीं कितना ज़्यादा ख़तरनाक होगा या पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड देन फिर उनका ये होता है कि एक बार सर्जरी करवाने के बाद ये दोबारा रीअकर हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या हकीकत है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेंट होते हैं कि हमने ऑपरेशन नहीं करवाना, कुछ हो जाए हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। 15-15, 20-20 साल से होते हैं, मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा चुके होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ब्लड लॉस हो रहा है। अच्छे खासे मतलब ग्रेप्स की तरह के बिल्कुल बाहर होते हैं, मतलब एक अच्छे भी नहीं लग रहे होते हैं, ऑड लुकिंग होते हैं। एक इंसान की अपनी भी पर्सनल हाइजीन होती है, मतलब नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ एक्सपोज पार्ट पे ही कोई ऐसी चीज़ हो। एग्जैक्टली। बट वो नहीं करवाना चाहते, हालांकि इसकी सर्जरी में हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। ओके। इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। सही। हाँ, लोग ये कहते हैं कि दोबारा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप तो और डरा रही हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि कैसे हो जाएगा, और मैं ये भी कह रही हूँ कि 100% नहीं होगा। क्यों होगा? मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है, रोड पे जा रहा है, गाड़ी ने उसकी बदएहतियाती की वजह से वो बीच रोड पे आ गया और गाड़ी ने हिट किया उसको, फ्रैक्चर हो गई बोन। अब जो भी उसका है कि इधर प्लास्टर लगवाए या ऑपरेट करवाए, प्लेटिंग करवाए, वो कहेगा कि डॉक्टर मेरी बोन दोबारा तो फ्रैक्चर नहीं होगी। तो डॉक्टर क्या एडवाइस देगा? डॉक्टर ये कहेगा कि नेक्स्ट टाइम से आप एहतियात से कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम प्रिंसिपल हेमरॉइड्स पे। ओके। हम लोग ये समझते हैं अब तो हमने हेमरॉइड्स का ऑपरेशन करवा लिया, अब हमें खुली इजाज़त मिल गई। अगले ही दिन, हफ्ते 15 दिन बाद जो है ना, हम खूब मिर्च मसाले वाली निहारियाँ खा रहे होते हैं, पार्टी स्टार्ट हो गई। हाँ, तो अगर आप एहतियात करेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कभी नहीं होता। ओके। सो डॉक्टर साहबा का कहना है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप दोबारा इस सर्जिकल कंडीशन में ना जाएं। सो नाज़रीन, इस वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जो कि बता रही हैं कि हेमरॉइड्स, फिशर, एनल फिशर और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और सर्जिकल कंडीशन में जाने से आप अपनी डाइट को बेहतर करने से किस तरह से बेहतर हो सकते हैं और अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि एनल फिशर हो या फिर हेमरॉइड हो, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, एक पेनफुल है, एक पेनलेस है। तो अगर पेनलेस की कंडीशन हो, उसमें अगर सर्जरी नहीं करवाते हैं तो क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन आने के खतरे होते हैं? देखें, दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं, हेमरॉइड्स भी और फिशर भी। फिशर में सिर्फ कट लगते हैं और एक सेंटिनल पाइल होता है, यानी स्किन का एक वो होता है जिसके नीचे एक जख्म सा होता है। और जो बॉटम होल है, पॉटी वाली जगह है, वो थोड़ी तंग हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम भी जब स्टूल, जाहिर है जैसे एक हमारी स्किन पे कोई कट हो लगा हुआ, उस पे से अगर रहेगा पहले ही, अब वो उस पे से अगर पानी भी गुजरेगा तो पेनफुल होगा, ना कि वहाँ से जाहिर है कि स्टूल पास होता है तो वो फाजिल मादे होते हैं वो, तो वो जो है ना वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। हेमरॉइड्स पेनलेस इसलिए होते हैं, जैसे मैंने बताया कि वीनस हैं, वीनस डायलिटेशंस हैं, वीनस कुशन्स की, तो इस वजह से होती हैं। लोग अगर हेमरॉइड्स का जैसे ऑपरेट नहीं करवाते कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, एक जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि उनके अंदर खून की कमी हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग इतनी होती है। सही। दूसरी बात ये कि वो जब इतना वीनस कुशन्स आ जाते हैं और उनको इतनी कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल की आदत हो जाती है, बार बार हो रहा होता है, तो फिर वो जगह कटने लगती है, यानी फिशर बनता है। लोग जिस तरह कहते हैं पहले तो हमारे ये मस्से तो हमारे 5 साल से थे, मगर अब दर्द हो रहा है इसमें। फिशर अलोन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हेमरॉइड्स के साथ हों, कब्ज़ की वजह से होंगे, कब्ज़ की ही वजह से होंगे। दोनों चीज़ें कब्ज़ की ही वजह से होती हैं। और फिशर जैसे प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में प्रेशर पड़ते हैं और थोड़ी बाउल केयर नहीं होती है, तो उसमें बहुत कॉमन है।
तो उसकी वजह से जैसे, लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हेमरॉइड्स हैं और ज़ाहिर है कि कॉन्स्टिपेशन की केयर नहीं हो रही है तो फिर फिशर हो जाता है। फिशर का, अब फिशर क्या चीज़ है और फिशर को क्या, अच्छा ज़ख़म हो गया दवा लगा दें या दवा दे दें डॉक्टर साहब सही हो जाना चाहिए। ज़ख़म को ठीक होने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा ना। ज़ख़म को ठीक होने के लिए टाइम भी चाहिए, ज़ख़म को ठीक होने के लिए आपको उसे एरिया का रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। वो भी है, मगर बर वक्त एड्रेस करना ज़रूरी है। लाइक के फर्स्ट टाइम हुआ, आप लोग क्या करते हैं, छोड़ो हो गया होगा, कुछ भी कर लो, पपीता खा लो। ये तो बहुत है कि पपीता और इस तरह की चीज़ें नो डाउट कि पपीता खाना चाहिए, और इस्पगोल की भूसी ले लो। इस्पगोल की भूसी देखें, उसके 2 इम्पैक्ट हैं कि अगर आप एक गिलास पानी में 2 चमचे 15 से 20 मिनट जब तक वो फूल ना जाए करके लेंगे तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगी। उसी को आप जैसे फ़ौरन वो करके या दही में मिक्स करके फ़ौरन खा लेंगे तो वो आपके डायरिया को रोकेगी। तो लोग क्या करते हैं, हम तो इस्पगोल लेते हैं और हमें तो और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बट वो ले कैसे रहे होते हैं, कैसे कि वो फ़ौरन ही लिया, पानी पी लिया एंड दैट्स इट। तो वो जो है वो तो कॉन्स्टिपेशन करेगी ना। आप उसे सोक करके रखें और तब लें तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगी। सही। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम हुआ आपको, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर आपको कोई स्टूल सॉफ्टनर दे देगा, इस्पगोल हंस ठीक है एडवाइस करेगा प्रॉपरली, यही कहेगा कि वाटर इनटेक अच्छा रखें, हाई फाइबर डाइट लें, फल सब्जी सलाद वगैरह ज़्यादा सही। प्लस वो ऑइंटमेंट्स देंगे, जैसे कि 0.2% GTN ऑइंटमेंट्स होते हैं, और जो कि बहुत ही एक पिंच बराबर, चुटकी बराबर मकदार में, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर लगाना होता है। ज़्यादा मकदार में लगाएंगे तो हेडेक्स हो जाएंगे क्योंकि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है। बट ये क्या करता है, इसको थोड़ा सा ऐसे टर्म में यूज़ करें ताकि बाकी लोगों को भी समझ आए। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एक सॉल्ट का नाम है जो कि अक्सर हम वैसे मसल को ये रिलैक्स करता है यहाँ पे आसान ज़बान में, लेकिन ज़्यादा मकदार में करने से इसकी एब्जॉर्प्शन तेज़ होती है और ये हेडेक करता है, क्योंकि और जगहों के भी समझें कि रिलैक्सेशन हो जाती है। वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वेसल्स की, वो थोड़ा सा ये डायलेट करता है और बेहतर करता है वहाँ की सप्लाई। इस ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट के पैचेस आते थे पहले, अब नहीं आ रहे हैं, वो हम हार्ट अटैक में भी यूज़ करते थे। तो क्योंकि वो वेसल्स की वहाँ की दौरान खून के दौरान को बेहतर कर देता है। सही। तो इसको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना होता है, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, ताकि ये जो फाइबर्स हैं जो हमारे स्फिंक्टर हैं, स्फिंक्टर क्या होते हैं, जो हमारे कंट्रोल रखते हैं। कंट्रोल ये कि हम जैसे कि एक किसी भी इंसान को वॉशरूम जाने की अर्ज होती है तो वो तब जाता है, और ऐसा नहीं है कि जब तक वो कंट्रोल रखेगा उसका पैस नहीं होता जी। लेकिन अगर वो मतलब इनसेंसिबल, बगैर पताए और पास होने लगे तो हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस हो गई। जी जी जी। तो इसलिए ये आपका जो है ना, ये फाइबर्स को रिलैक्स करता है और पेशेंट को रिलीफ करता है। इसके साथ हम ज़ाइलोएड जेल देते हैं जो कि थोड़ा सा लोकल एनेस्थेटिक है, यहाँ पे लोकली पेन को रिलीफ रखता है। ओके। और है, अगर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट नहीं, GTN ऑइंटमेंट्स नहीं उसके लिए फ़ायदेमंद है, हम डिल्टाइज़म जेल देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ओके। लेट सपोज़ वो भी नहीं किसी को सूट कर रहा है तो हम जो हैं वो बुटॉक्स है, लेकिन बुटॉक्स के बहुत ज़्यादा इतने बेनिफिट नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ लोग फर्स्ट उसमें तो आते नहीं हैं। फर्स्ट उसमें ये होता है और ये फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद 3 मंथ्स आगे हो जाते हैं तो ये क्रॉनिसिटी में चला जाता है। फिर इसका हल है सर्जरी। लोग ये कहते हैं हमें तो, यानी अगर वो कोई भी पेशेंट है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है और अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो वो फर्स्ट 3 मंथ में ही अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहे तो उस तरह से ट्रीटमेंट होगा, आफ्टर दैट सर्जरी करवानी होगी। बिल्कुल, लेकिन फ़र्स्ट 3 मंथ्स यहाँ से मैं फ़ायदा उठाते हुए ये कहूँगी कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स का मतलब ये नहीं है कि मुझे 6 महीने पहले हुआ था मगर अभी तो मुझे कल हुआ है तो फर्स्ट 3 मंथ्स ये हुए, नहीं, जब आपको ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद भी हम मेडिसिन देते हैं। उसके साथ ये होता है कि एक ना स्किन टैग जो है, सेंटिनल पाइल हम उसे कहते हैं, यानी फर्स्ट अकरिंग पाइल,
उस स्किन टैग बाहर आ जाता है, वो बेसिकली उसको यानी फिशर को कवर कर रहा होता है। अब अगर किसी का फिशर लेट है, यानी वो आया है फ़र्ज़ करें साल के बाद, सही। और बार बार उसे एपिसोड्स हो रहे हैं, समटाइम्स फिशर की वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। ओके। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सर्जरी करवानी चाहिए। सर्जरी में क्या करते हैं? आप कहेंगे वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो ज़ख़म है, तो ज़ख़म की मैं क्या सर्जरी करवाऊँ? एक क्वेश्चन ये बन सकता है। नहीं, ज़ख़म की ये सर्जरी होती है कि ये एक एग्जाम्पल है कि बॉटम होल या नीचे की जगह इतनी तो नहीं होती, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रही हूँ इतनी है। अब चूंकि वो यहाँ से गुजरा, हार्ड स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, कट हुआ, फाइब्रोसिस हुई, ये कम हो गया, दोबारा फिर ये एपिसोड है, हाँ, तंग होता चला गया। चाहे वो डायरिया की वजह से हो, ये डायरिया की वजह से भी हो सकता है, और चाहे कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो जब ये इतना हो जाएगा तो उसके बाद अगर किसी पेशेंट को नॉर्मल स्टूल भी पास हो रहा होगा तो उसके लिए वो बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं सर्जरी में, सिर्फ लैटरल स्फिंक्टोटमी से कहते हैं, सिर्फ इसके लैटरल साइड के जो स्फिंक्टर के फाइबर्स हैं फ्यू, उनको कट कर देते हैं, सो दैट पार्शियली उनको कट कर देते हैं, तो ये फिर नॉर्मल अपनी पोजीशन पे हो जाता है एंड हीलिंग हो जाती है। ओके। इसको हील होने में कितना टाइम लगता है? इसको हील होने में अगर ये करें और फिर उसके बाद प्रॉपर ये वो सर्जरी एक अपेंडिक्स के पेशेंट अगले दिन कहता है थैंक यू डॉक्टर, मेरा पेन सही हो गया। ओके। और अब मैं जो चाहिए था पहले सर्जरी करवा लेती। ओके। क्योंकि वो इतने सिवियर पेन में होते हैं कि ना उनसे ना खड़ा हुआ जा रहा होता है सीधा, ना बैठा जा रहा होता है। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के या फिर बैठ के रहने वाला काम जिनका होता है उनके साथ, ड्राइवर्स के साथ बहुत होता है। ओके। पसीना आता है क्योंकि ज़ाहिर है कि जो लॉन्ग रूट्स पे चलते हैं और जो बैठ के काम करते हैं, लेकिन ड्राइवर्स में और इनमें जो है थोड़ा सा एक और चीज़ आती है कि पेरियनल एब्सेस, यानी कि कभी कभी बलतोड़ टाइप होके पस पड़ जाता है, डायबिटिक लोगों में पड़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है। ये एक अलग चीज़ है पेरियनल एब्सेस, यानी वहाँ पस पड़ना। लोग उसको डिले करते हैं, नहीं हम दवा खाएंगे, हम ये लगाएंगे, हम वो लगाएंगे, हम ये करेंगे, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है फिस्चुला में। ओके। फिस्चुला क्या मतलब क्या है कि उसका बाहर एक ओपनिंग है और अंदर भी उसका कम्युनिकेशन है, जस्ट लाइक क्या एक पाइप होता है ना जिसके दो एंड्स होते हैं, जी। इस तरह से इसका वो होता है कम्युनिकेशन कि यहाँ से वहाँ। तो अंदर का जो स्टूल का मैटर या इन्फेक्टेड वो होता है और ये एक पक्की लाइनिंग बन जाती है, जैसे एक आप नाली बनाते हैं ना पतली सी कि जिसकी अंदर की लाइनिंग सीमेंटेड होती है, कि वो आप फिर कुछ भी करेंगे वो नहीं होगी जब तक आप पूरा फिस्चुलस ट्रैक्ट नहीं निकालेंगे। अब फिस्चुलस ट्रैक्ट का मसला एक ये भी होता है कि वो सिंपल सिर्फ एक इतना नहीं रहता है, जस्ट लाइक आपने मैपल ट्री देखा होगा, बरगद का दरख्त, कि उसकी शाखें रूट्स कैसी होती हैं कि हर तरफ यूं करके स्प्रेडेड होती हैं, वो इसके जो ट्रैक्ट्स हैं मल्टीपल ट्रैक्ट्स निकाल लेते हैं, और अगर आपने कोई ट्रैक छोड़ दिया तो ये दोबारा हो जाएगा या वो और रीग्रो हो जाएगा। अब इसकी भी अपनी क्लासिफिकेशंस होती हैं कि ना जो लोअर मतलब लोअर उस पे है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, फिर वो बहुत ही एक तरह से मैं फिर मेडिकल पढ़ाने बैठ जाऊंगी वाला बात है, लेकिन एक सिंपल ट्रैक है। इन सब में सबसे ज़्यादा यानी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट या फिस्चुला क्या है? फिस्टुला। और सबसे ज़्यादा पेनफुल और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स के लिए क्या है? फिशर। ओके डॉक्टर, सो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि इनकॉन्टिनेंस हो गई है, तो फिर अब उनके पास क्या सॉल्यूशन है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको इनकॉन्टिनेंस की बेसिकली वजह क्या है। इनकॉन्टिनेंस जो है वो एक अलामत है, यानी कि उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया है। कंट्रोल ख़त्म होने की बहुत सी वजूहात हैं। ट्रॉमा है, चोट लग गई, नर्व डैमेज हो गया, जो हमारी ये लोअर बैकबोन होती है, लंबर सेक्रल निचले हिस्से की, जो कि कंट्रोल करती है, उसकी वजह से, किसी वजह से CVA हो गया, यानी CVA से मकसद ये कि फालिज का अटैक हो गया, तो नर्व डैमेज हो गई, उससे जो है कंट्रोल चला गया। कोई ऐसी पेल्विक या मतलब निचले हिस्से की सर्जरी है जिसकी वजह से कोई स्फिंक्टर जो कंट्रोल रोकने का है वो डैमेज हो गया, या कुछ लोगों के इतना वेट लॉस और इतने इमेशिएटेड ओल्ड एज हो जाती है कि उनकी ना मसल्स में बिल्कुल जान नहीं रहती है, वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो हमें अकॉर्डिंगली देखना होता है। हम जो बिल्कुल वीक हो जाते हैं हम उन्हें एनकरेज करते हैं कि इनकी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, हाई प्रोटीन इंटेक दें,
प्लस उनको कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं। या डिलीवरी के बाद अक्सर हो जाता है फीमेल्स को, कुछ को के स्फिंक्टर डैमेज हो गया, अगर पार्शियल है या थोड़ा बहुत है, कीगल एक्सरसाइजेस से ये कि आपने अपने स्फिंक्टर टोन को इंक्रीज करना होता है, चाहे यूरिनरी के लिए या स्टूल के लिए। सही। सेकंड ये कि अगर कुछ ज़्यादा डैमेज है तो फिर हमें जो है वो रिपेयर्स करनी होती हैं पेल्विक फ्लोर की, ताकि उनकी वो बढ़ें। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनमें नहीं आते जिनके मसल्स वीक होते हैं या इतना उनके अंदर समझें वाइटैलिटी नहीं होती है टिश्यू की। अब अगर एक सीवीए से डैमेज है, उसकी नर्व सप्लाई ही नहीं है, तो हम ठीक है फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस उसे जो है थोड़ी सी एडवाइस कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस कम होते हैं। ओके। और क्योंकि सारी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने चीज़ें बताई हैं और ये भी बताया है कि रीजंस और डिग्रीज क्या हैं, सो कुछ सुपर फूड्स बता सकती हैं जो कि कुछ सुपर फूड्स हमें बताएं जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमसे दूर रह सकें। बहुत सिंपल है। ओके। सिर्फ 2 चीज़ें, पानी और फल सलाद। ओके। बस दोनों ही मेरी फेवरेट है। बस इसके अलावा अपना लाइफ स्टाइल बेटर कर लें, अपने सोने जागने के, अपनी ईटिंग हैबिट सही कर लें। इतने और ये ज़्यादा दोनों चीज़ें बहुत यानी ऐसा नहीं है कि आप उसे डेली लाइफ में बहुत मुश्किल से ऐड करेंगे, बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लोगों को मिला होगा और यानी जो उनकी मिसकंसेप्शन थी वो तो क्लियर हुई होगी, लेकिन मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड में आप, क्योंकि हमारे लिए प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर हमारे लिए बहुत यानी खुशी की बात है, मैं चाहूँगी एंड में एक ऐसा मैसेज दें जिससे उनकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ सके, सो दैट जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं उनको भी रिलीफ मिले और जो लोग इस कंडीशन में जा सकते हैं वो बच सके। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का, क्योंकि इससे ना मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने जो है ना, बहुत सारे जो मिथ्स हैं, जो फैक्ट्स नहीं हैं, उनको क्लियर करने का मुझे मौका मिला है। दूसरी बात देखिए, 2-3 बातें हैं। अगर अपनी लाइफ को सिंपल रखें, टाइमली उठें, बैठें, सोएं, जागें, खाना अपना जो है वो नॉर्मल रखें, बहुत स्पाइसी ना हो, बहुत फास्ट फूड नहीं हो। ये नहीं कि मैं कह रही कि आप जो हैं वो कभी फास्ट फूड ना लें या कभी स्पाइसी नहीं लें, नहीं, सब कुछ लें, एतदाल में लें। और उसके साथ जो है आप अपना वाटर या लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, फ्रूट्स एंड सैलड्स को वो रखें और खाएं पिएं, खुश रहें। ये तो उन लोगों के लिए है कि जिनको नहीं हुआ या जिनको हो गया और फिर भी सही होने के लिए ये कंटिन्यू करें। दूसरी बात ये कि कभी भी डॉक्टर से डरा नहीं करें, और डॉक्टर जो है वो आपका दुश्मन नहीं है, दोस्त है। कोई भी डॉक्टर हो, XYZ, वो जो आपको मशवरा देता है वो आपके बेहतर फ़ायदे में देता है। किसी चीज़ का अगर हल ऑपरेशन है तो उसको टाइमली करवा लिया करें, क्योंकि हेमरॉइड्स की या बवासीर के लिए मैं एक बात बताऊं कि अगर आप बहुत डिले करते हैं तो समटाइम्स आपको 2 स्टेप्स में करना पड़ता है, क्योंकि एक वक्त में हम 2 या 3 हेमरॉइड से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। तो बेहतर है अर्ली कर लें, अर्ली दिखा दें और अपने आप को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। शुक्रिया। सो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर फारिया उस्मानी और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना है, स्पेशली फिशर, पाइल्स और हेमराइड्स की जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा, एक तो तकलीफ़ देह होती है, दूसरा आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन होती है। तो इन तमाम डिस्कशन का मकसद ही यही था ताकि अपनी जो आपकी कंडीशन है, जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी तरह की भी अनयूजुअल चेंज आपको फ़ील हो रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें ताकि आपकी तकलीफ़ यानी आपके लिए स्पेशली यानी डेली की जो रूटीन होती है, बैठना उठना और स्टूल स्पेशली पास करना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो इन तमाम कंडीशन से बचने के लिए और सिवियरिटी में जाने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं। तो यही था आज का हमारा प्रोग्राम, सो दैट आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। इसी तरह के एक अच्छे से टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तो अपना रखिएगा जब तक बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद, और देखना मत भूलिएगा हेल्थ की बात वीनस के साथ। अपनी होस्ट डॉक्टर स्मेरल ताफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।